आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर हम एक मॉडल आंसर लेकर के आए हैं जो कि फुलझर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगत देवरी में लिया गया था 27 दिसंबर 2024 को, और आज हम इसका मॉडल आंसर आप लोगों के समक्ष रखेंगे। देखिए, पहला ही खंड क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 है। 4 चित्र में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और एक चित्र अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न चित्र है उसका चयन करना है और उत्तर हमको दर्शाना है। देखिए यहां पर आप चित्र को देखिए, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, भीतर में जो है त्रिभुज है आप जैसा कि देख पा रहे हैं, और उसको घेरे हुए 3 वृत्त हैं। यहां पर क्या है, यहां पर है चतुर्भुज और उसको घेरे हुए 3 वृत्त हैं। यहां पर भी है चतुर्भुज और घेरे हुए उसको 4 वृत्त हैं। और यहां पर आप देखिए एक पंचभुज है और उसको घेरे हुए कितने वृत्त हैं, 5 वृत्त हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर त्रिभुज था तो 3 गोला इसमें है, और यहां पर जो है आप देख रहे हो चतुर्भुज है और 3 गोला है। बाकी जगह ये चतुर्भुज है और 4 गोला है। ये तो समझ में आ रहा है, जितना भुजा का चित्र है, आकृति है, उतना ही गोला है। यहाँ पर पंचभुज है इसलिए 5 इसमें गोले हैं। यही कुछ अन्य प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, अन्य से भिन्न ये चित्र है। ठीक है, अगला हम देखें यहां पर कि एक वृत्त है और उसमें जो 3 छोटे छोटे वृत्त हैं और यहां पर ऊपर में ये दोनों टच में है। उसी तरीके से देखिए यहां पर भी ये दोनों टच में है और यहां पर ये देखिए ये भी टच में है। लेकिन यहां डी में देखिए कि 2 ही वृत्त जो है आपस में टच में थे, यहां तीनों वृत्त जो है आपस में उलझे हुए हैं, है ना। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका अन्य से भिन्न चित्र हमको लग रहा है और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, यहां पर देखिए कि 2 चतुर्भुज है, ठीक है, उसके भीतर में एक गोला है। ठीक है, यहां पर देखिए आप 2 त्रिभुज है, उसके भीतर में एक गोला है। यहां पर देखिए 2 त्रिभुज है लेकिन गोला नहीं है, और क्या हो गया है, त्रिभुज ही बना है और ये यहां से जाकर के ये टच हो गया है। बाकी अन्य चित्रों में उस प्रकार से नहीं है। यहां पर देखिए यहां पर भी चतुर्भुज है ना, और वहां पर जाकर के गोला है। तो सब में से मुझे तो यही लग रहा है, ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही अन्य चित्र है और यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के भीतर में है आपका त्रिभुज, और यहां पर देखें तो त्रिभुज के भीतर में त्रिभुज है और यहां पंचभुज के भीतर में ही पंचभुज है, और यहां पर देखें एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बीच में भी चतुर्भुज है। तो यहां पर ए ऑप्शन कुछ अलग प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक, आगे हम प्रश्न देखें, यहां पर भाग 2 है। भाग 2 में आप देख रहे हो कि उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने और अपने उत्तर का चयन करें। ठीक है, यहां पर देखिए जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है चित्र, इसी के समरूप आपको चित्र ढूंढना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर एक वर्ग है, वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, और फिर किस तरह से क्रॉस हुआ है ये भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर जैसा दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोगों को बता दें कि इसी के समान जैसा चित्र आप देख रहे हो। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको एक बार इसको हाईलाइट कर दूं। ठीक है, ये इस तरीके से ये है। ठीक, ये देखिए, और सबके भीतर में गोला है और यहां पर आपका स्वास्तिक चिन्ह जैसा बना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका देखिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वैसा ही है चित्र जैसा कि इसमें है, बाकी में उस तरीके से नहीं है, किसी में ये भीतर में कुछ उलटफेर है जिसके कारण से हम इसको सही आंसर नहीं मानेंगे। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, आगे हम देखें, यहां पर क्रॉस है और उसके बाद देख रहे हैं कि यहां पर 2 लाइन है और उसके नीचे में 3 लाइन है, और यहां पर भी 2 लाइन है और इसके जस्ट दूसरे साइड में 3 लाइन है। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है। तो कहां पर है, इस प्रकार से
सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में जस्ट वैसे ही है ना, ये ऊपर में 2 लाइन है, नीचे में 3 लाइन है, और इधर आपके बाएं साइड 2 लाइन है और इधर दाएं साइड भी 3 लाइन है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर हम देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में आप देख रहे हो कि इस तरीके से 3 ओर से भुजा घिरी हुई है और यहाँ पर एस लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा इस तरह से वक्र रेखा और यहाँ पर एक गोला है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ढूंढना है क्या ए उसी तरीके से है जैसा कि यहाँ पर है। जी हाँ, जैसा है वैसा ही है। ए ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल ही उसी के समरूप है। बाकी जगह कुछ ना कुछ चेंजेस है, जैसे कि ऊपर में बी में इस तरह से लकीर है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये मुड़ गया है और यहाँ पर इस तरह से ये वक्र है, जो कि चित्र जो प्रश्न चित्र है उसके जैसा बाकी प्रदर्शित गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, ए ही इसके जैसा है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। फिर हम देख रहे हैं कि एक वर्ग है और वर्ग को बराबर 4 भागों में बांटा गया है। फिर ये ई जैसा आकृति या एम कहें, ये इधर इस दिशा की ओर मुड़ा हुआ है। इधर देखते हैं, इसमें ये 4 भागों में तो बटा हुआ है वर्ग, लेकिन ये उल्टा जेड बना हुआ है, इसलिए ये इसको नहीं मानेंगे। बी में देखें, बी में जैसा हमने यहाँ पर प्रश्न चित्र में देखा था वैसा ही है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर सी को देखें तो सी का जो दिशा है, ये जो एम है ना, वो बाईं ओर है ना, जबकि ये दाईं ओर आपको ये इस प्रकार से ये प्रदर्शित है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी डी ऑप्शन में देखिए ये जेड लिखा है और जेड जैसा यहाँ पर आकृति नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन। भाग 3 देखें। भाग 3 को आप ए बी सी डी को गौर करें और यहाँ पर प्रश्न आकृति है और इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करना है और प्रश्न चित्र में जो लुप्त भाग है उसको बिठाया जा सके, ऐसा हमको जो है यहाँ उत्तर आकृति को पकड़ करके यहाँ लाना है और ये एक पैटर्न पूरा करे का ख्याल हमको रखना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ठीक बराबर 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक, और यहाँ पर ये क्रॉस है और ये इस तरीके से ये मुड़ा हुआ है, तो जैसा ये है ना, ठीक उसका उल्टा ही नीचे में ये जैसे कोई दर्पण प्रतिबिंब हो, तो हमको भी इसका दर्पण प्रतिबिंब लाना है, इसका जस्ट उल्टा। ये इसको नीचे करेंगे और ये जहां से मुड़ा है वैसे इधर से ये मुड़ा रहेगा, तो इस तरह से है। किसमें है? देखिए आप सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन में जस्ट वैसा ही है, आप देख पा रहे हैं ये नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, बाकी कोई भी ए बी और डी इस तरह से प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? सी उत्तर होगा, ठीक। अगला हम देखें, अब इस प्रश्न चित्र को देखिए कि किस तरीके से जो है ये बना हुआ है। यहां पर देख रहे हैं कि ये एक पत्ती नुमा एक आकृति है, जस्ट उसका जो है ये अपोजिट में इस तरह से एक पत्ती है। यहां पर ख्याल आपको इस बात का रखना है कि ये जो काला जो भाग है वो किस तरह से है। क्या काला भाग जो है ये नीचे की ओर है, तो इसमें भी नीचे की ओर है? नहीं, ये तो इसका जस्ट उल्टा है, ऊपर की ओर ये काला भाग है। तो वैसे ही हमको जो है यहाँ पर भी जस्ट उसका उल्टा करना है, ये इस तरह से पत्ती बनाना है इस साइड में, और ये ऊपर में ये काला भाग है, तो अब की बार ये नीचे की ओर इसको काला रंग का करना है। क्या इस प्रकार से है कोई भी चित्र? ए में देखिए इस तरह से पत्ती का तो है चित्र, लेकिन काला भाग जो ऊपर की ओर है, इसलिए ए को हम नहीं मानेंगे। बी को देखिए, बी बिल्कुल ही इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है गुण, तो ये वाला पैटर्न जो इसमें लाएंगे ना, ये लुप्त भाग को ये पूरा कर देगा बी, तो ये बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी आप देखिए इसका जो सी वाला जो है और डी वाला इस तरह से क्रॉस है, जो कि उचित नहीं है। यहां पर हम 11वां प्रश्न देखें। 11वां प्रश्न में आप देख रहे हो कि ये जो पैटर्न है यहाँ पर पूरा हो रहा है, यहाँ एक वर्ग बनेगा, ठीक है, ये तो वर्ग बनेगा ही, और फिर देखिए ये क्रॉस हुआ है, तो ऐसे ही ये भी क्रॉस होगा। तो ये वाला चित्र आप देखिए कि कौन सा है? ए है इस प्रकार से? नहीं भाई, यहाँ तो ऐसा ही है, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, बी इस प्रकार से लुप्त भाग में ये फिट होगा, तो ये बी इसका सही उत्तर होगा, सी इसका सही आंसर नहीं है। 12वां नंबर का प्रश्न देखिए। 12वां नंबर के प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक तो ये गोला बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से ये गोला बन जाएगा, और यहाँ पर 2 गोले हैं, छोटे छोटे गोले, और किस तरह से वो जमे हुए हैं उसको देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से जमेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? ए तो नहीं है। बी को देखिए, बी में 3 गोले हैं इसलिए नहीं होगा। सी को देखिए, सी में
दो गोले तो हैं, लेकिन उसका जो है दिशा परिवर्तन हमको नहीं करना है, तो दिशा परिवर्तन नहीं करेंगे तो सी नहीं होगा। आपका डी देखिए, डी इसका सही उत्तर होगा। जिस तरीके से है उसी तरीके से जो है ये यहां पर ये फिट बैठेगा वो। ठीक, अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहां पर भाग 4 में, भाग 4 क्या कह रहा है कि प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है और बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके अपने उत्तर को दर्शाइए। ठीक है, यहां पर देखिए आप देख रहे हो श्रृंखलाबद्ध पैटर्न जो है आगे बढ़ रहा है। यहां पर स्वास्तिक चिन्ह है और यहां पर एक त्रिभुज का चिन्ह है। फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ गहरा तीर है और यहाँ पर ये गोला है जो कि गहरा रंग का है और ये रिक्त स्थान वाला गोला है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि रिक्त गोला है ये आगे की ओर बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से फिर यहाँ चला गया है। यहाँ देखिए अब क्या होगा, यहाँ से आने के बाद मतलब यहाँ से आने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा, इधर गोला रहेगा। ठीक, ये तो हो गया पक्का। तो क्या इस तरह से है, ए में देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, ये तो नहीं होगा। फिर बी में देखिए, बी में है, ठीक है, तो इसको रखे रहिए। और सी को देखिए यहाँ पर भी है, सी और बी ये दोनों ऑप्शन में इस प्रकार से गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। डी नहीं होगा, डी में इस प्रकार से नहीं है, इसलिए डी भी खारिज होता है। बी और सी का देखते हैं, एक आध और गुण हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर देखिए कि ये त्रिभुज है इस कोने में, अब क्या हो गया, इस कोने में आ गया त्रिभुज। अब ये त्रिभुज जो है नीचे की ओर चला गया, अब ये त्रिभुज जो है इधर आ जाएगा, मतलब इस साइड में आपका त्रिभुज आ जाएगा। तो यहां पर देखिए बी में इस प्रकार से है कि त्रिभुज जो इधर की ओर चला गया, यहां पर तो इस तरीके से नहीं है, सी में कुछ गहरा रंग का है, इसलिए ये सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें, 14 नंबर का प्रश्न। यहां पर देखिए कि एक गोला है, उसको बराबर जो है धन चिन्ह करके जो है 4 भागों में बांटा गया है और ऊपर की ओर जो है ये गहरा रंग का काला रंग है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे चित्र में क्या हो गया है कि जस्ट इसके अपोजिट साइड में जो है आपका एक गोला और दे दिया है जिसको गहरा रंग नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि तीसरा वाला जो चित्र में यहां पर अब गहरा रंग कर दिया गया है। ठीक है, यहां जैसे देखिए गहरा रंग, अब क्या करेगा कि एक गोला बनाएगा, उसको बराबर धन चिन्ह से जो है 4 भागों में बांटेगा और यहाँ पर जिस तरीके से जो है ये गहरा रंग, ये आपका कोई खाली गोला और यहाँ पर देखिए गहरा गोला रहेगा और यहाँ पर खाली गोला होगा। तो ऐसा कौन सा है, आप देखिए ए वाला जो चित्र है जस्ट वैसा ही है जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है, तो इसका सही उत्तर जो है ए होगा। बाकी में इस प्रकार से कोई भी इस तरह से नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर के प्रश्न को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ग है जिसको बराबर क्रॉस चिन्ह करके जो है बांट दिया गया है। यहाँ पर गहरा रंग है, यहाँ पर खाली है। ठीक है, खाली गोला है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ही इस कोने में, ठीक है, अब की बार क्या किया है, इधर इस कोने में वो प्रदर्शित हुआ है। फिर ये वाला कोना चुन लिया गया। देखिए अब की बार क्या होगा कि यहाँ पर आपका प्रदर्शित होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन सा इस प्रकार से है। ठीक है, आप देख रहे हो कि बी ऑप्शन इस तरह से है, बाकी जगह तो इधर ऊपर की ओर चला गया, ये भी ऊपर की ओर है और इस साइड की ओर है, इसलिए ये नहीं सही, इसके पोजीशन जो है ये बी ऑप्शन जो है सही श्रेणी क्रम में ये आगे बढ़ रहा है। फिर देखते हैं हम 16 नंबर का। 16 नंबर में हम देखें तो गोला तो है, ठीक, और उसको जो है बराबर धन चिन्ह से 4 भागों में बांटा गया है। अब ये देखिए ये वाला जो गोला है वो चला गया है दूसरे चित्र में, जस्ट उसके नीचे और अपोजिट साइड में गया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब जो है फिर से ये गोला ऊपर की ओर चला गया। चौथा नंबर का जो चित्र रहेगा उसमें गोला जो है बराबर धन चिन्ह से जो है 4 भागों में तो बटेगा ही, ये गोला जो है फिर नीचे की ओर आ जाएगा। यहाँ पर जो क्रॉस है या गुणित का चिन्ह है, गुणित का चिन्ह जो है दूसरे नंबर के चित्र में ऊपर में चला गया, फिर ये नीचे में आ गया है, अब की बार ये फिर ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा चित्र वो कर रहा है, आप देखिए ए कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, बी बिल्कुल कर रहा है, और बाकी जो सी और डी है उसमें इस तरह से नहीं है, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक, आगे हम प्रश्न देखें भाग 5। भाग 5 में क्या दिया गया है कि प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है।
मतलब इनके बीच में जो है एक निश्चित संबंध है। इसी तरीके का संबंध जो है दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। इनमें भी उस तरह से संबंध होना आवश्यक है। तो हम उत्तर चित्र को जो है चयन करते हैं कि कौन सा इस प्रकार से संबंध स्थापित करेगा। यहां पर आप देख रहे हो कि एक वर्ग है जिस पूरा फिलअप किया गया है। और क्या किया गया है, ये चतुर्भुज था, इसलिए चतुर्भुज के कितने आकृति हैं, 3 आकृति हैं। ठीक, यहां पर जो है त्रिभुज, तो त्रिभुज के कितने आकृति होंगे, 3 आकृति होंगे। तो इस प्रकार से है किसी में, जी हाँ, देखिए आपका सी में देखिए इस तरह से है, बाकी जगह कुछ अलग अलग चित्र हैं और संख्या भी यहाँ देखें तो कम है ना। बी इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक गोल है इसलिए ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। और यहाँ पर डी को देखिए, डी में जो है आयत है, आयत का चित्र नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का चित्र बना है, तो हम सही आंसर लेंगे सी को। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें। यहां पर आप देख रहे हो कि ये कितने भुजा वाला है, 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है। इसलिए ये क्या किया है इसमें, देखिए हर भुजा को जो है बाहर की ओर निकाल दिया है। ठीक, तो वैसे ही यहां पर जो है आपका देख रहे हो कि प्लस का चिन्ह है, मतलब ये भुजा है जो कि 4 भुजा है जो बाहर की ओर निकला हुआ है। अब इसको एक आकृति बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आकृति बन जाएगा। ठीक, वर्ग बन जाएगा। तो ये बना हुआ है ए, इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा। बाकी में हम देखें वृत्त है, ये आपका षष्ठभुज है, वो त्रिभुज है, तो सही उत्तर क्या होगा, ए। अब देखते हैं 19 में। 19 में आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्ग है और वर्ग के भीतर में क्या है, क्रॉस है। ठीक, अब क्या हुआ है, ये क्रॉस जो है बढ़ गया है और पूरा सिरा तक जो है इसको छू रहा है। ठीक, उसी तरीके से इसमें भी देखिए ये गोला रहेगा, यहां पर जो धन है ये भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, इसको पूरा टच करेगा, ये इस तरीके से। तो कौन सा है, आप देखिए बी को, बी इसका सही उत्तर होगा। ए क्यों नहीं होगा, ए को देखिए ये धन जैसा आकृति नहीं है, थोड़ा गुणा जैसा आकृति है, इसलिए हम ए को नहीं मानेंगे। बी इसका सही उत्तर है। सी और डी में इस तरह से कोई हरकत नहीं देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए 20वां नंबर का प्रश्न, ऊपर में है गोला, फिर उसके भीतर में है वर्ग और फिर है त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो गया है, नेक्स्ट में ये हुआ है कि जो गोला है ना बाहर की ओर, वो भीतर की ओर चला गया और जो भीतर में जो त्रिभुज है वो बाहर की ओर आ गया। ठीक है, देख पा रहे हैं, तो ऐसे ही हमको करना है। यहां पर देखते हैं कि ये त्रिभुज जो है बाहर की ओर है, तो अगली बार ये भीतर की ओर रहेगा, जो वर्ग है वो तो रहेगा ही अपने जगह में, और ये जो गोला है ना ये बाहर की ओर आ जाएगा। क्या इस प्रकार से है कोई चित्र, जी हाँ, देखिए आपका सी उत्तर इसका सही होगा। ठीक, ये इस तरीके से है। बाकी में देखिए वर्ग जो है बाहर की ओर है, त्रिभुज बाहर है, यहाँ पर चतुर्भुज बाहर है, तो बाकी जो है नहीं होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक, आगे हम प्रश्न देखें भाग 6 में। यहां पर जो आपको जो दिखाई दे रहा है प्रश्न चित्र के रूप में, ज्यामिति चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। ठीक है, यहां पर बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र में एबीसीडी के रूप में यहां पर दिखाया गया है, आप देख रहे हो। तो दाईं ओर के चित्र के ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। ये अधूरा चित्र हुए। ठीक है, ये कोई ना कोई त्रिभुज रहेगा या वर्ग रहेगा या वृत्त रहेगा, ये आधा भाग है, इसका आधा भाग यहाँ एबीसीडी के रूप में है, उसमें से एक भाग को ला करके यहाँ जोड़ना है और इसको एक कंप्लीट ज्यामिति चित्र हमको बनाना है। तो कौन सा होगा, देखते हैं। यहाँ पर इसको देखने से क्या पता चल रहा है, इसको देखने से पता यही चल रहा है कि एक वृत्त बनेगा, ये इस तरीके से। और इसमें कितने, देखिए कितने खांच हैं, आप देख रहे हो कि ये हो गया 1 2 3 4 खांच। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो ये जो सिरा है ना वो 1 और ये 2 और ये 3 भाग अंदर की ओर ये उभरे हुए हैं। ठीक है, यहां पर है उस तरह से कांटे जैसा उभरा हुआ, इसलिए ए नहीं है। ठीक है, बी में देखिए 1 2 3 भाग इस तरीके से इसमें आकर के ये ठीक इसको कंप्लीट करेगा और एक वृत्त बनाएगा, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। सी और डी में देखें तो सी में 1 और 2 है, इसलिए नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से कांटा तो है 3 कांटा, लेकिन ये इस तरह से वक्राकार में नहीं है, इसलिए डी नहीं होगा। ठीक, अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसको हम ध्यान से देखें तो ये कौन सा चित्र बनेगा, जैसा लग रहा है आप लोगों को, ये बन जाएगा आपका पंचभुज।
तो ये वाला आकृति इसमें ठीक बैठेगा नहीं, ये तो थोड़ा सा लंबा गया है ना, लंबाई इसकी ज्यादा है, चौड़ाई कम है, इसलिए ए नहीं होगा। बी में देखें तो चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कुछ कम है, इसलिए बी भी नहीं होगा। यहाँ पर तो ये थोड़ा सा वक्र रेखा बन गया है, इसलिए सी भी नहीं होगा। डी इस पर ठीक बैठेगा, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ये डी होगा। ठीक, अब इसको देखिए, ये कौन सी आकृति बनेगी, ये बनेगा आपका वर्ग। तो वर्ग बनेगा तो इस तरीके से आपको जो है आकृति आपको ढूंढना है, ये वाला आकृति। ठीक है, तो कौन सा है, आप देखते हैं कि पहला ही चित्र है, क्या है इसमें ठीक बैठेगा। बी, सी और डी को आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये फर्क रहेगा, जैसा कि ये वाला लंबा हो गया, यहाँ पर ये बिल्कुल ही छोटा चित्र बना है, यहाँ पर ये भी छोटा है ना, इसकी जो खांच है, तो सही इसमें ठीक बैठेगा ए, तो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये कौन सा चित्र बन सकता है, जैसा कि यहाँ पर उत्तर चित्र में आप देख रहे हो, तो ये बनेगा आपका वर्ग ही, लेकिन ये वर्ग बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये इसको आप जो है इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको बाहर में जैसा आकृति देखने को मिल रहा है ना, उस आकृति को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा है, यहाँ पर हम इसको देखें तो ये एक उभरा हुआ भाग और ये दूसरा और ये तीसरा, तो इस प्रकार से ये उभरा हुआ भाग था। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 1 2 3 है, यहाँ पर 1 और 2 है, इसलिए नहीं हो। यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक, लेकिन क्या सी में है क्या, यहाँ पर भी तो उसी तरीके से है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये समतल है, यहाँ पर भी ये समतल है, यहाँ पर उस तरीके से नहीं है। आप देखिए ये थोड़ा सा नुकीला है, नुकीला बना है, इसलिए ये सी नहीं होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो गया, ये तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, बी आंसर इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें भाग 7 में। भाग 7 में ये दर्पण प्रतिबिंब से है, किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने और अपने उत्तर को दर्शाएं OMR शीट में। यहां पर देख रहे हैं कि आपके दाईं ओर जो है दर्पण लगा हुआ है एक्स वाई के रूप में। ठीक है, तो ये जो वर्ग है ये दर्पण में किस तरह से दिखेगा, वर्ग तो वर्ग जैसा ही दिखेगा, कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आर आर लिखा हुआ है, ये वाला आर पहले चित्र बनेगा और जस्ट इसका उल्टा बनेगा, और ये जो है आर है ना, ये आर जो है जस्ट इसका उल्टा बनेगा और क्या हो जाएगा, ये सीधा आर जैसा दिखेगा। ठीक है, तो जैसा इसमें है ना, जैसा ये उल्टा आर और सीधा आर वैसा ही कुछ दिखेगा। तो इसमें से जो सही उत्तर है आप देख पा रहे हो कि ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए दर्पण जो है अब नीचे की ओर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो दर्पण जो है नीचे की ओर है। किस तरह से बनेगा, ये इसके नजदीक में है इसलिए हम इधर ही चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर की ओर गया तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज जो है दर्पण की ओर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम जो त्रिभुज बनाएंगे वो दर्पण की ओर दिखे, उसकी नोक। और यहाँ पर ये जो तीर का निशान है उससे पहले ये वाला लाइन हम यहाँ पर ये क्रॉस कर लेते हैं, और ये जिस तरह से दर्पण की ओर इसकी तीर की नोक है, हम भी यहाँ पर जो चित्र बनाएंगे वो दर्पण की ओर नोक करके रहेगा। तो ये इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसा कौन सा चित्र है, यहाँ पर आप देखें तो ये ए इस तरह से है, नहीं है, यहाँ पर ए नहीं है। अब फिर आप देखते हैं बी को, तो ये इस तरीके से आप देख पा रहे हो, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज और ये तीर का नोक ऊपर की ओर है, तो ये बी इसका सही उत्तर होगा। सी और डी में हम देखें तो इस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर देखें कि दर्पण जो है इस तरीके से जो है एक सवाई के रूप में ये लगा हुआ है बाईं ओर, तो चित्र कैसे बनेगा, जैसा है वैसे ही उसका सीधा बनेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये गोला भी बन गया, और ये धन से ये 4 भागों में बट गया। आपको ध्यान देना है ये गहरा रंग जो है आप देख पा रहे हो कि शुरू में बना है, तो इसमें क्या होगा, ये बाद में बनेगा। शुरू का जो जितना भी आकृति रहता है वो बाद में बनता है दर्पण का, है ना, इतना ही फर्क रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो ए ऑप्शन है क्या, नहीं है। फिर हम देखते हैं बी में आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से जो है नीचे की ओर है, ये वाला हिस्सा जो है खुला हुआ है, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है खुला हुआ है, इसलिए बी नहीं है।
सी में भी ऊपर की ओर खुला हुआ है, डी इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर है। आप देख रहे हो कि इधर इस साइड में खुला हुआ है और साथ में ये वाला भाग जो है रंगीन है, इसलिए ये भी यहाँ पर रंगीन है। ठीक, 28 नंबर का हम प्रश्न देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो कि दर्पण जो है आपके दाईं ओर है, तो कैसा चित्र बनेगा? देखिए वर्ग तो वर्ग का चित्र तो वर्ग जैसा ही रहेगा ही, और ये देख रहे हैं कि 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, फिर ये एक बार क्रॉस भी हो गया है। ठीक, फिर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो गहरा रंग है, अब दर्पण के सामने में देखेंगे तो ये क्या है, ये खाली भाग है, तो ये भी खाली रहेगा। फिर उसके बाद ये रंगीन भाग है, तो ये वाला भाग जो है क्या रहेगा आपका, रंगीन रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं ये वाला हिस्सा जो है खाली है, और यहाँ वाला भाग में जो ये टी जैसा है, तो ये इधर की ओर, ये नुकीला जो है दर्पण की ओर है, तो ये दर्पण की ओर इस तरह से टी आपको भी दिखाना है। ठीक, और फिर ये वाला जो टी है, यहाँ पर देख रहे हो ये टी है ना, तो टी का जो ये वाला हिस्सा है समतल भाग वो पहले है, तो यहाँ पर भी हमको पहले रखना पड़ेगा, फिर ये नुकीले भाग को ये इधर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका रहेगा। तो क्या आपका ए इस तरह से है? नहीं है। बी भी देखें, बी भी नहीं है। आपका सी देखिए, सी जहां पर ये टी लगा हुआ है और जिस तरह से रंगीन है, वो सी वाला भाग भी इसी तरीके से है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, आगे हम प्रश्न देखें, भाग जो है 8 को देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार से दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनना है। यानी कागज को मोड़ना और काटने वाला ये प्रश्न है। यहां पर देखते हैं प्रश्न आकृति में ये पहला मोड़, ठीक है, एक वर्गाकार कागज को पहला बार मोड़ा गया है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा मोड़ भी लगा दिया गया, और दूसरा मोड़ के बाद जो है इस तरीके से 2 चौकोन छेद लगा दिया गया है। अब इसको जब खोलेंगे ना, तो खोलेंगे तो क्या होगा, जस्ट इसके उल्टे में ये भाग ये खुल जाएगा, और फिर ये जो किनारा में है, ये यहाँ पर किनारा में भी इस तरीके से जो है 2 छेद हो जाएंगे। लेकिन जब एक बार और इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक छेद बनेगा और यहाँ पर भी एक छेद बनेगा। इस कोने में है वो वाला कोना वाला छेद जो है यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। लगभग जो है क्रॉस जैसा जो है आपका जो है छेदों का आकृति बन रहा है। तो ए में देखें क्रॉस है क्या? नहीं है, इसलिए ए नहीं है। बी में देखें तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, इस तरह से इतना भी जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए बी भी नहीं है। क्रॉस होने को तो है लगभग, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये दोनों जुड़ा हुआ है, एक पर्याप्त जो है उसमें गैप नहीं है। सी में हम देखें, सी में तो क्रॉस तो हुआ है नहीं, इसलिए सी भी नहीं है। आपका डी देखते हैं, डी में जो है जिस तरह से ये क्रॉस होने का है उस तरह से क्रॉस है, इसलिए सही उत्तर जो है आपका क्या होगा, डी उत्तर सही होगा। अगला हम देखें 30 नंबर का प्रश्न। देखिए ये पहला मोड़ किया गया, फिर उसके बाद जो है ये दूसरा मोड़ किया गया, और उसके बाद जो ये तीसरा मोड़ किया गया है, और वहां पर इस तरह से जिग जाग करके जो है आपका जो है कट लगाया गया है। जब इसको खोलेगा तो क्या हो जाएगा, जब ये खोलेगा तो ईंट जैसा ये आकृति ये बन जाएगा, ठीक है। फिर ये इसको दूसरे बार जब खोलेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जो है आपका आकृति बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये पुनः इस इधर खुलेगा तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है आपका क्या बनेगा, आकृति बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ऐसा कौन सा है चित्र? ए में देखिए जैसा ईंट जैसा आकृति है, ए का देखिए बिल्कुल ही वैसा बना है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। बी तो ये देखिए धन जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा तिरछा है और ये इधर से तिरछा है, इसलिए ये बाकी आकृति नहीं है। आपका सही उत्तर क्या है, ए होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 31 को, ये पहला मोड़ है, फिर ये दूसरा मोड़ है, और दूसरा मोड़ लगाने के बाद जो है ये आकृति से जो है काट दिया गया है। जब ये खुलेगा तो इधर से ये आकृति बन जाएगा इस तरीके से, और फिर इसको हम ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये इधर से ये इस टाइप का आकृति ये बन जाएगा। लगभग जो है गुणा जैसा ये दिख रहा है। तो ए में है नहीं है, बी भी नहीं है। आपका सी देखिए गुणे जैसा आकृति, ये सी इसका सही उत्तर होगा। डी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 32 नंबर का जैसे प्रश्न देखें, 32 नंबर के प्रश्न को ये पहली बार मोड़ा गया है, फिर ये सेकेंड बार मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद यहाँ पर एक कट लगा दिया गया, ठीक है, ऊपर की ओर एक कट लगाया गया और नीचे की ओर एक कट लगाया गया। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से कट रहेगा,
ठीक। अब जब इसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये ऊपर में ये कट लग जाएगा और ये वाला कट जो है यहीं पर जो है ये जुड़ा हुआ इस तरह से हो जाएगा, यानी भीतर में जो जो छेद रहेगा ना वो ईंट जैसे आकृति का रहेगा और ये ऊपर वाले सिरे में और नीचे वाले सिरे में इस तरह से कट मौजूद रहेगा। तो क्या ए है? जी हाँ, आप देख रहे हो ए जैसा जिस तरह से छेद है भीतर में दो, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बी में देखें तो बी में दो ईंट का चिन्ह नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां तो है ईंट का चिन्ह, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए छेद उस टाइप का वो डी में नहीं है। तो सही उत्तर क्या है आपका? ए इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें भाग 9 को। भाग 9 में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो ऐसा हम आकृति को चयन करेंगे उत्तर आकृति में से। यहां पर जो है आप देख रहे हो कि कागज के टुकड़े मान लो एक कट आउट है, इसको जोड़ करके हमको एक आकृति बनाना है और कौन सा उत्तर आकृति बनेगा उसको हमको देखना है। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कि दो जो त्रिभुज नुमा जो आकृति है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं मिटा दूं तो आप देखिए दोनों क्या हैं? समरूप हैं। और एक जो त्रिभुज है कुछ अलग है और ये कितना आकृति, ये कितना भुज वाला आकृति है? 1 2 3 और ये 4। ठीक, तो अब देखिए कौन सा आकृति बनेगा। आप देखिए पहला ही वाला, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है दोनों आपस में बराबर हैं और ये जो तीसरा त्रिभुज है वो कुछ अलग आकृति का है, जैसा है वैसा, और ये चतुर्भुज भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बाकी हम चित्र में देखें तो बाकी चित्र में इस प्रकार से हालत नहीं है, ये सब त्रिभुज जो है अलग अलग आकृति के हैं। अब यहाँ पर भी देखें तो ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है अलग अलग आकृति का, यहाँ पर हम देखें तो दो चतुर्भुज है, इसमें ये भी नहीं है। इसमें देखिए एक तो बहुत ही छोटा एक त्रिभुज है। तो सही उत्तर इसका क्या है? ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला हम देखें, यहां पर आप देख रहे हो कि जो दोनों त्रिभुज हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये जो त्रिभुज है दोनों ये आपस में बराबर हैं और ये जो त्रिभुज है ये दोनों आपस में बराबर हैं। मतलब यहां पर त्रिभुज के 3 जोड़े हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ए इसका सही उत्तर है क्या? यहां पर देखिए आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा इसलिए नहीं है। फिर यहां पर देखें, यहां पर भी एक चतुर्भुज है इसलिए बी भी नहीं है। सी में देखें, सी में यहां पर आप देखें तो ये जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर हैं और ये त्रिभुज और ये भी त्रिभुज जो है दोनों आपस में बराबर हैं। सी इसका सही उत्तर होगा। और बाकी हम डी में देखें तो डी में तो आपका 1 2 3 4 5 6 तो इसमें त्रिभुज है, लेकिन ये वाला जो आप त्रिभुज जो देख रहे हो ये बिल्कुल ही इसके समान जो है कोई दूसरा त्रिभुज नहीं है, जबकि हमने देखा था कि इन त्रिभुजों का आपस में जोड़ा बना हुआ है। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, यहां पर ये दोनों आकृति आपस में बराबर हैं, बाकी जो 3 आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर क्या आपको ये वाली आकृति मौजूद कहीं पर नजर आ रही है? इतना बड़ा यहां पर देखते हैं ये वाला आकृति यहां पर तो मौजूद है नहीं, इसलिए ए नहीं है। फिर हम देखते हैं बी में, बी में हम देख रहे हैं कि ये दोनों आकृति तो यहाँ मौजूद हैं। ठीक, और ये वाला जो पंखुड़ी है ये भी है मौजूद है यहाँ, और ये वाला जो है ना जैसे कि गेंडे के सिंग रहता है ना उस टाइप का दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस टाइप का है यहाँ पर, और ये वाला आकृति भी है यहाँ। तो बी आकृति इसका सही उत्तर है। बाकी हम सी में देखें और डी में देखें तो इस प्रकार से कोई आकृति मौजूद नहीं है। ठीक, अब देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न। यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज आपस में बराबर हैं, बाकी जो 3 त्रिभुज हैं कुछ अलग अलग आकृति के बने हुए हैं। तो यहां पर इनको जोड़ करके क्या ए बनाया जा सकता है? ए में आप देख रहे हो कि एक त्रिभुज जो है बहुत बड़ा है, जबकि इसमें इस तरह से कहीं पर भी चित्र मौजूद नहीं है, इसलिए ए तो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं बी में, यहां तो 5 जो है त्रिभुज हैं और यहाँ पर 1 2 3 त्रिभुज मिलकर के ये बना दिया है आकृति, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी को देखें, सी जैसा हमने देखा था यहाँ पर इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये दोनों जोड़ गया है और फिर ये जो आकृति है त्रिभुज ये भी यहाँ पर ये मौजूद है, इसलिए सी जो है इसका सही उत्तर होगा। और डी में हम देखें तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें भाग 10 में। भाग 10 में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर
प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है, ठीक है, और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए अपने उत्तर को आपको ढूंढना है, ठीक है। कहा जाए तो ये प्रश्न जो है सन्निहित आकृति का प्रश्न है। मतलब ये जो आकृति है ना, ये प्रश्न आकृति आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक बराबर दो भागों बटा हुआ है और यहाँ एक क्रॉस और यहाँ एक क्रॉस, ये जो आकृति कौन सी आकृति में सम्मिलित है या उसमें सन्निहित है बोले या छिपी हुई है, उसको आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हम देखते हैं ए में इस प्रकार से है क्रॉस, यहाँ पर ये जो क्रॉस है ऊपर से नीचे तक ये इस तरह से कट गया है, ठीक है, तो ए तो नहीं है। फिर हम देखते हैं बी में कुछ ये तो है, ये क्रॉस तो है, लेकिन इधर ये क्रॉस होना था जो कि मौजूद नहीं है, इसलिए बी भी नहीं है, ठीक है। सी में देखें, ठीक है, ये ठीक बराबर दो भागों में तो बटा हुआ है और इधर एक क्रॉस है इधर एक क्रॉस है, तो बिल्कुल ये सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। डी में नहीं है, ठीक है, डी में इस तरह से क्रॉस होना था लेकिन ये ऊपर से नीचे इस तरह से क्रॉस है, इसलिए डी नहीं है, ठीक। तो सही उत्तर क्या है आपका सी। ये जो प्रश्न आकृति है सी आकृति में छिपी हुई है। अगला हम प्रश्न देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पंचभुज है और यहाँ पर ये विकर्ण जो शीर्ष को मिलाने वाली जो भुजा है ये विकर्ण जो है मौजूद है, ठीक। ऐसा कौन सा चित्र में है मौजूद, ए में ही देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक, और यहाँ पर ये विकर्ण मौजूद है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। बाकी बी सी डी इसमें नहीं है। जिसने भी हल किया है उसने देखिए अपना क्रॉस कर दिया है। हमको जो पीडीएफ मिला है इस तरह से बना हुआ पीडीएफ मिला था, इसलिए हमने उसी से आप लोगों को मॉडल आंसर दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकती है, उसको आप इग्नोर कीजिए और हम जो बता रहे हैं उसमें आप फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो आकृति है किसमें मौजूद है, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में देखें तो ये यहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर होगा, डी में इस तरह से नहीं है। फिर हम देखें कि ये वाला जो आकृति है ये किस में मौजूद है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डी में ये वाला जो भाग है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां वाला भाग ये इस तरीके से आकृति है उसमें सम्मिलित है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अंकगणित में। अंकगणित में हम देख रहे हैं कि पहला ही प्रश्न क्या है, 3 से शुरू होने वाली तथा 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। क्या क्या शर्त है, 3 से शुरू होने वाली, पहला तो भाग देखिए 4 अंकों की संख्या, ठीक है, यानी हमारा जो संख्या रहेगा वो 1000 वाला संख्या रहेगा। किससे शुरू हो रहा है, 3 से शुरू होना चाहिए और जाकर के 5 में खत्म होना चाहिए, मतलब 1000 के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर 5 मौजूद रहे, ठीक है। तो बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है, बड़ी सी बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सैकड़ा वाला स्थान है और जो दहाई वाला स्थान है उसको 9 से भरेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बड़ी संख्या, ठीक है। और जो दूसरी संख्या है वो छोटी से छोटी संख्या बनाना है, तो 3 से शुरू होना चाहिए और 5 में जाके खत्म होना चाहिए, तो जो सैकड़ा और दहाई है वहां पर हम शून्य कर दें। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अंतर है, तो हम इसका अंतर कर लेते हैं, ठीक है, अंतर कर रहे हैं, 5 में 5 गया शून्य, 9 में शून्य गया 9, 9 में शून्य गया 9, 3 में 3 गया तो शून्य, यानी 990 आएगा उत्तर। तो यहां पर देखिए सी उत्तर क्या है, 990 इसका सही उत्तर है, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें यहां पर कि 79 गुणित 21 और यहां पर है ये धन है और ये 300 भागित 17 है का निकटतम मान क्या है। देखिए निकटतम मान पूछा है, माने नजदीक का मान पूछा है, तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया है तो एग्जैक्ट उत्तर आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमको जो है थोड़ा निकटतम मान उसको देखना है और पूरा का पूरा काम करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर हम देखें तो 79 और 21 को जब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 9 9 और 1 7 7, ये तो हो गया। फिर ये हम देखें कि 2 9 18 का 8 हाथ में आया 1 और 2 7 14 और 1 हो जाएगा 15, ठीक। तो ये हो गया आपका 9 और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 का 5 और हाथ में आया 1 और 1 और ये 5 हो जाएगा 6 और ये 1 का 1। मतलब हम देख रहे हैं
कि 1659 के आसपास ये इनको ही गुणा करने से आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि 300 को 17 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग जो है इसको भाग देंगे तो 18 के आसपास ही आता है। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही बोल रहा हूं कि ये इतना संख्या आ गया, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो बी ही ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और डी क्यों नहीं होगा, डी तो 1975 है जो कि बहुत ज्यादा है। इसको जो है यदि भाग भी करेंगे और उसके बाद इसमें जोड़ेंगे, जो प्राप्त जो मान है वो भी लगभग बी के आसपास ही आएगा। तो इतना ही आप सोच करके जो है इसको बी को भी आप राइट दे देते तो भी चलता, ठीक है। वैसे हम देखें तो 300 को यदि 17 से हम यदि भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। और ठीक यहाँ पर जो है 30 में 17 को हम घटाएं तो हो जाएगा 13 और शून्य का शून्य, 17 अट्ठे हम देखते हैं तो होता है 136। तो लगभग हम माने तो पहले ये हो जाएगा 18 के आसपास आता है। अब इसमें हम यदि 18 जोड़ भी दें तो वो कितने के आसपास आ जाएगा, 18 यदि इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 8 को हम यदि जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 17, हाथ में आए 1 और 1 1 हो जाएगा 2 और 2 और 5 हो जाएगा आपका 7 और ये 16 का, मतलब ये 1677 के आसपास आ रहा है। या उसको हम निकटतम मान यदि देखें तो 1680 ही हम मान के चल रहे हैं। तो ये इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक। आगे हम देखें कि एक बर्तन का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। इस पानी को दूसरे बर्तन में डालने पर उसका 3/5 भाग पानी से भर जाता है। दूसरे बर्तन की धारिता 20 लीटर है, तो पहले बर्तन की धारिता क्या है। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो आपको जो है जो जो दिया रहे ना मान, उसको जो है थोड़ा अलग आपको लिख लेना है, संज्ञान में रखना है। वैसे हम देखें तो हम उल्टा शुरू करते हैं। देखिए दूसरे बर्तन की धारिता कितनी है, 20 लीटर है, ठीक, इतना तो हमको पता ही चल गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे बर्तन में डालने पर उसका 3/5 भाग पानी से भर जाता है, 3/5 भाग भर जाता है। माने 20 लीटर का हम देखें 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना होगा उसको तो पहले देख लो। 20 का 3/5 भाग यानी 20 गुणित 3/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। 12 लीटर जो है क्या है, 12 लीटर क्या है मान, दूसरे बर्तन में डालने पर उसका 3/5 भाग पानी से भर जाता है ना। यानी 12 लीटर पानी जो है दूसरे बर्तन में डाला गया है। और ये पानी इतना जो 12 लीटर जो आया वो कितना कहां से आया, वो पहले बर्तन से आया और पहले बर्तन का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। पहले बर्तन में 2/3 भाग जो है पानी से भरा हुआ है और ये किसके मान के बराबर है, ये 12 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो मान लो हम पहले बर्तन में मानते हैं कि 100 भाग भरा हुआ है, तो 100 का 2/3 भाग 12 लीटर है, ये मान लें, ठीक है। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे 2/3 को, तो 12 तरफ ये 2/3 जो है जाकर के 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12 और ये देखते हैं कि 6 तिया हो जाएगा आपका 18, यानी पहले बर्तन में 18 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। फिर आगे हम देखें, उससे पहले हम इसको क्या कर ले, उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं सबको, ठीक है, ठीक। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ए तो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ए को हम नहीं गिनेंगे। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य है, इसलिए 2 भी नहीं होगा। 3 अभाज्य संख्या है, जबकि यहां पूछा है भाज्य संख्या, इसलिए सही उत्तर क्या होगा इसका 4, ये सही उत्तर होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है और ये क्षेत्रफल है, क्या है, ये क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है वर्ग का, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, ठीक है, भुजा का वर्ग। तो हम ये देखें भुजा का वर्ग है ना, तो किसका वर्ग जो है 196 होता है, किसका वर्ग 196 होता है, ये होता है आपके 14 का वर्ग जो है 196 होता है। मतलब भुजा का मान कितना है, भुजा का मान आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक।
अब यहां पर क्या पूछा है, उसका परिमाप क्या होगा। तो 14 सेंटीमीटर इसके भुजा है, तो यहां पर आप परिमाप बराबर तो जानते ही हैं, भुजा का वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। ठीक, और भुजा का मान हमको पता चल गया है 14 है, तो 4 के साथ 14 को हम यदि गुणा कर दें तो हमको मिल जाएगा 14 चौक कितना होता है, 14 चौक हो जाएगा आपका 56। तो 56 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न। यहां पर है 3 सही 1/5 ऋण 4 सही 2/5 धन 5 सही 3/5 धन 6 सही 4/5। इसको सरल करना है। तो देखते हैं ये जो मिश्र भिन्न है इसको सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदल लें, तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 1 16, 16/5 हो गया। फिर ऋण का ऋण, फिर हम देखते हैं कि 5 चौक 20 और 2 हो जाएगा 22, 22/5। ठीक है, धन का धन, फिर 5 पचे 25 और 3 हो जाएगा 28/5। ठीक, फिर उसके बाद 6 पंचे 30 या 5 छिक्का 30 और 30 4 हो जाएगा 34, 34/5। अब देखते हैं सबका जो है हर क्या है, समान है, इसलिए सबका हर हम 5 कर लेते हैं। और ऊपर में है आपका 16 ऋण 22 धन 28 धन 34 को जोड़ना या घटाना जो भी है इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो धनात्मक चिन्ह वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं। 16 है धनात्मक है, फिर 28 है, फिर 34 है, इसको जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा 12 और 12 और 6 हो जाएगा आपका 18, 18 का 8 हाथ में आया 1। फिर हम देखते हैं 3 2 5 और 5 और 1 हो जाएगा 6 और 1 हो गया ये 7, 78 बटे हो जाएगा आपका 5। फिर उसमें हमको क्या करना है, उसमें 22 को क्या कर देना है, घटा देना है। मतलब 78 में यदि 22 को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा और 7 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 5, यानी 56 बटे हो जाएगा आपका 5। तो सही उत्तर क्या होगा, यहां पर देखिए डी ऑप्शन 56/5 ये सही उत्तर है। इस तरीके से आपको बनाना है। यहां पर देखिए एक त्रिभुज में 3 कोण ABC है, C का मान A के मान के तिगुना है। ठीक है, C का मान A के मान के तिगुना है और B का मान A के मान का 2 गुना है। तो हम सबसे पहले इस प्रकार से जब प्रश्न है तो किसका मान हमको रखना पड़ेगा, मान लो हम A का मान क्या रख दें, A का मान 1 से रख दें, A का मान 1 से रख दें, तो B का मान क्या हो जाएगा, B का मान यहां पर दिया हुआ है, B का मान 1 के मान के 2 गुना है, मतलब ये 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं C का मान क्या होगा, C का मान यहां पर C का मान 1 के मान का तिगुना है, मतलब ये 3x हो जाएगा। और हम तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो यहाँ पर जो तीनों कोण हैं, x है, ठीक है, फिर ये 2x है, फिर ये 3x है, इनको जब जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। उससे पहले हम इसको हल कर लें, तो यहाँ पर ये x, फिर हम देखते हैं ये 2x और ये फिर 3x, सबको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x, 6x बराबर 180 अंश। फिर हम देखते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 इधर आकर के भाग चला जाएगा, इधर आकर के गुणा है, इधर में आकर के पक्षांतर होने पर ये भाग चला जाता है। तो 6 कम 6, 6 तिया 18 और ये 0 का 0, मतलब a का मान जो है आपका 30 अंश है, तो b का मान क्या हो जाएगा, उसका डबल 60 अंश, और फिर c का मान 90 अंश। ठीक है, तो 30 60 90। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें, त्रिभुज PQR के प्रत्येक कोण का मान समान है। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान समान है। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तो 180 अंश होता ही है, और यदि हम इसको सब समान है यदि मान रहे हैं, ठीक है, यानी यहां पर ये x अंश है तो 3x हो जाएगा, 3x का मान 180 अंश हो जाएगा, यानी x का मान 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिका 18 और 0 का 0, यानी x का मान हो जाएगा 60 अंश।
प्रत्येक जो कोण का मान है वो कितना है, 60 अंश है। यहां पर लिख दिया ना, सब कोणों का मान जो है समान है। तो फिर यहां पर पूछा है पी आर एस का मान क्या होगा, ये पी आर एस का मान क्या होगा। देखिए यहां पर एक सरल कोण बन रहा है, सरल कोण का मान होता है 180 अंश, ठीक है। और जब यहां पर ये दो भाग ये बढ़ गया है और इधर का भाग जो है 60 अंश है, तो इधर कितना हम करेंगे तो 180 अंश होगा। मतलब 180 अंश में हम यदि 60 अंश को घटा देंगे तो 120 अंश आता है। कहने का मतलब है कि पी आर एस का मान 120 अंश होगा, तभी तो ये 60 अंश और 120 अंश दोनों आपस में जुड़ करके 180 अंश बनाएंगे। हम इसको 180 अंश क्यों बना रहे हैं, देखिए एक सरल रेखा है और यहां पर एक सरल कोण बन रहा है, सरल कोण का मान 180 अंश होता है और हमने यहां पर सभी कोण का मान समान है ये बोल दिया है, तो हम यहां पर 60 अंश इसको ज्ञात कर लिए हैं कि 60 अंश होता है, ठीक है। तो 60 अंश और 120 अंश मिलकर के 180 अंश होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, यहां पर पी आर एस का मान, यहां पर देखिए सी 120 अंश लिखा है, यही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें, उससे पहले सबको इरेज कर दें। एक दुकानदार ने 15 शर्ट 2340 में बेची तो उसे 60 की हानि हुई। देखिए बेचा कितने में है, विक्रय मूल्य कितना है 2340, ठीक। और इतना में बेचता भी है तो भी उसको 60 रुपए की हानि हो रही है, 60 रुपए की उसको हानि हो रही है, ठीक है। और यहां पर पूछा क्या है, प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य क्या है, प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि होता है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये 0 0 और 6 और 4 हो जाएगा, 0 हाथ में आया 1 है ना, 10 होगा ना, 4 और 6 10, तो वो 0 हो गया और उसका 1 हासिल ऊपर गया। और फिर हम देखते हैं कि 1 और 3 हो गया 4 और यहाँ पर ये दे 2, तो 2400 क्या है इसका क्रय मूल्य है। कितने शर्ट का 2400 है, ये है 15 शर्ट का, है ना। यहाँ पर एक दुकानदार ने 15 शर्ट के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो 15 शर्ट का मूल्य जो है 2400 है, तो एक शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा। अब इसको जो है हम इससे भाग दे देंगे, तो उससे पहले हम इसको सरल कर लें। देखिए 5 से पहले करते हैं तो हो जाएगा आपका 5 या 15 और ये यहाँ पर देखें तो 5 चौक हो जाएगा 20 और फिर 20 24 में 20 गया तो आ जाएगा 4, है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और ये 0 का 0, ठीक है। फिर हम उसके बाद इसको और कटा लेते हैं 3 में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में 3 गया बच गया 1, है ना। और ये यहाँ पर हो जाएगा 18, तो 3 पंच 6 15 और 3 छिक्का 18 और 0 का 0, यानी 160 रुपये का एक शर्ट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक शर्ट का मूल्य, प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य क्या है, तो एक शर्ट का मूल्य आ गया है आपका बी ऑप्शन 160 रुपये, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये 50वां नंबर का प्रश्न, यहां पर इनको जो है जोड़ना है, ठीक है। तो क्या उत्तर आएगा, सबसे पहले हम लिख लें 517 दशमलव कितना है 6931, फिर धन, याद रखना जब इसको हम जोड़ेंगे ना तो दशमलव के नीचे में दशमलव ही लिखेंगे, तो 32 लिख देते हैं यहाँ पर 32 और दशमलव के नीचे में दशमलव ही रहे। फिर उसके बाद 8 9 और 7 हो जाएगा। फिर हम इसको जोड़ेंगे किससे 689 से, ठीक है, दशमलव के नीचे में दशमलव। फिर हम इधर लिख देते हैं 8 और 3 और सबको जो है जोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी ये खाली है ना, अब देखिए 4 अंक आ गया है तो यहाँ पर इसको 0 हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 और 0 0 हो जाएगा 1। फिर हम देखते हैं कि 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हाथ में आया 1, उसको 1 को ऊपर में लेकर देते हैं, 9 9 18, 18 और 3 कितना हो गया, 18 और 3 हो गया 21 और 1 22, 22 का 2 हाथ में आया 2, इस 2 को ऊपर में रखते हैं। फिर ये देखते हैं कि 8 8 हो गया 16 और 16 और 6 हो जाएगा आपका 22 और 22 और 2 हो जाएगा आपका 24, 24 का 4 हाथ में आया 2, 2 को हम ऊपर में लिख देंगे। फिर देखते हैं ये हो गया आपका 7 और 2 हो गया 9 और 9 9 18, 18 और 2 हो जाएगा आपका 20, उसका हम 0 लिखे, दशमलव यहाँ लिख सकते हैं ना। फिर 20 है तो 20 का ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। फिर हम इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 2 को और 1 को जोड़ लें, 2 और 1 हो जाएगा 3 और 3 3 हो जाएगा 6 और 6 और 8 हो जाएगा आपका
14, 14 का 4, हाथ में आया 1, हम इसको 1 को ऊपर में लिख लेते हैं। फिर ये देखिए 1 और 5 हो जाएगा आपका 6, और 6 6 हो जाएगा 12। ठीक है, तो 1240.20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है उत्तर, देखिए ये वाला डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब आगे देखें, यहां पर ये इस तरीके से इसको सरल करना है। ठीक, इसको लिख लें 1 गुणित 2, तो हम देखते हैं कि 1 दूनी 2 और 2 और 3 हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो धनात्मक संख्या है वो कितनी है, ये 5 है और 2 है, तो 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 7 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, फिर ये धन का धन, फिर इस कोष्टक में हम देखते हैं इसमें क्या क्या काम करना है, 24 भागित 6 और का के जगह में हो जाता है गुणा और उसका 1/2, ये इस प्रकार से। अब इसको हम चाहें तो जोड़ सकते हैं लेकिन बाद में जोड़ेंगे, है ना। 5 धन 4 इसको रख लेते हैं और कोष्टक के बाहर में धन है इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कट गया। ठीक है, ये भी एक प्रकार से भाग ही है, इसको भाग को हम पहले काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 24 भागित 3 आ गया, 24 भागित 3, तो क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे होता है 24, तो 8 लिख लिया। ठीक, अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 8 4 12 और 12 और में 5 हम यदि जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 17, तो ये 17 उत्तर आ गया। तो यहाँ पर है ए ऑप्शन, देखिए 17 ये सही उत्तर है ए। ये इस तरीके से हमको काम को करना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल आप लोगों को इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आप सब स्पेशल आप लोग क्लास ले चुके होंगे। हमारा यहाँ पर मकसद केवल मॉडल आंसर जारी करना था, तो हम थोड़ा सा समझा करके इसको हम मॉडल आंसर आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। यदि आपको और अच्छा ढंग से पढ़ना है तो आप हमारा क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मनी सर क्लासेस करके एप्स भी बन गया है और यूट्यूब चैनल तो है ही। ठीक है, और साथ में ऑनलाइन नवोदय.com, उसका सारे चीज का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप हमारे जो जितने भी क्लास हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर अगला जो प्रश्न है कि 100 के कुल कितने गुणनखंड हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। 100 के गुणनखंड कितने हैं, 100 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो 2 पंचे हो जाएगा 10, शून्य का शून्य, फिर आएगा 2, 50 का आधा हो जाएगा, मतलब 50 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 5 पचे हो जाएगा 25, 5 एकम 5। ये इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया। अब यहीं से हम बहुत सारा गुणनखंड जो है तैयार कर सकते हैं। देखिए 1 है पहले तो, ठीक है, फिर हम देखते हैं ये 2 भी है, फिर हम ये भी देखते हैं कि 2 दूनी हो जाएगा आपका 4 भी है, फिर हम ये देखते हैं कि 5 भी है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि 2 पंच है 10 भी है। ठीक है, और फिर हम ये भी देख पा रहे हैं कि 10, 5 दूनी हो गया आपका 10 और 10 दूनी 20, 20 भी है। ठीक, और हम देखते हैं कि 5 पचे हो जाएगा 25 भी है, और 25 दूनी हो जाएगा आपका 50 भी है। ठीक है, इस तरीके से आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर 50 है के बाद हम ये भी देखते हैं कि 100 भी है। अब इसको हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें गुणनखंड है, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, 9 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपया है, तो 30 केले का मूल्य कितना होगा। देखिए 1 दर्जन में कितने नग होते हैं केले के, 12। ठीक है, 12 नग होते हैं, माने 12 केले का मूल्य कितना है, 48 है। तो 1 केले का मूल्य आप देख लीजिए, 1 केले का मूल्य 48 को 12 से हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि 12 एकम 12, 12 चौक 48, माने 1 केले का मूल्य कितना हो गया, 4। तो 30 केले का मूल्य कितना होगा, अब इसमें 30 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और शून्य का शून्य, यानी 120 रुपया। तो इसका सही उत्तर क्या है, 120 रुपया। ठीक, अब आगे हम देखें कि 0.0025 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर क्या होगा। देखिए इसको सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है, यानी दशमलव संख्या को हमको सबसे पहले भिन्न संख्या बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए नियम क्या है कि यहाँ पर 2 5 है यानी 25 है, इसको हम ये मान लें, और फिर उसके बाद दशमलव के नीचे में हम 1 लिखेंगे और 1 2 3 4, है ना, इसके जगह में हम शून्य का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये 25 बटे हो जाएगा आपका 10,000।
और फिर इसको हम थोड़ा सा सरल कर ले। सरल करेंगे तो क्या होगा, 5 से हम देखते हैं, 5 5 हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 5 से 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 24 और ये शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, यानी 1/, हो जाएगा 400। यहां पर देखिए बी ऑप्शन इसका 1/400, ये इसका सही उत्तर होगा। एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों पर प्राप्त अंकों का अधूरा दंड आरेख यहां दर्शाया गया है। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछा गया है, विद्यार्थी ने चारों विषयों में से कुल 130 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके अंग्रेजी के अंक हैं। यहां पर देखिए हिंदी का जो है कितना है, हिंदी का है 30, हिंदी का है आपका 30। ठीक, और फिर हम देखते हैं कि गणित का कितना है, गणित का ये जो दंड है कहां तक पहुंचा है, 40 तक, तो गणित का जो है कितना है, 40 है। ठीक, फिर उसके बाद हम पर्यावरण का देखते हैं, पर्यावरण का गया है 40 और 30 के बीचों बीच है, यानी ये 35 है, तो पर्यावरण का हो गया आपका 35। तो अंग्रेजी का कितना होगा, जबकि विद्यार्थी ने चारों विषयों में से कुल कितना अंक प्राप्त किए हैं, 130 अंक। अंग्रेजी का आपका नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन टोटल कितना है उसका, 130 अंक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो इन तीनों को जो है जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 और 40 हो गया आपका 70 और 70 और 35 हो जाएगा 105। तो 105 को हम यदि इसमें 130 में घटा देंगे तो अंग्रेजी में कितना पाया है वो तो हमको पता चल जाएगा। देखिए 30 में 5 घटेगा तो हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये 130 में 105 घटा तो आ जाएगा 25 अंक। तो उसके अंग्रेजी में अंक कितने हैं, उसके अंग्रेजी में अंक हैं 25 अंक। ठीक, यहां पर है कि इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, और ऑप्शन दिया है 17/12, फिर ये भी दिया है कि 17/5 भी दिया है, और फिर दिया है 17/9 भी और 17/6 भी। इसमें जानना बहुत ही आसान है बच्चों, क्यों, सबका जो है यहाँ पर अंश जो है 17 है, समान संख्या है। जब इस प्रकार की स्थिति है तो अब आपको जो है छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है, ये ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। देखिए यदि अंश जो है समान हैं, यदि अंश जो है समान है, हर में जो अंक है वो जितना ज्यादा छोटा रहेगा उतनी ही वो बड़ी संख्या होगी। इसमें 5 जो है सबसे छोटी अंक है 5, बाकी से 12 से 9 से 6 से, तो ये क्या होगा, ये बड़ी संख्या है। और पूछा क्या है यहाँ पर, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर देखें ये जो 12 है ना, 12 जो है 5 9 6 से ये बड़ी अंक है, तो यहाँ पर 17/12 जो है सबसे छोटी भिन्न होगी। क्यों, क्योंकि अंश समान है। अंश यदि समान हो तो हर में जितना बड़ा अंक रहेगा वो उतनी ही छोटी संख्या होती है। ठीक है, छोटी भिन्न होती है, तो यहां पर ए जो है क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अब आगे हम देखें कि एक रेलगाड़ी केरल से सोमवार सुबह 10:30 बजे प्रस्थान करती है। केरल से कितना बजे, 10:30 बजे। ठीक है, और कौन सा दिन है, सोमवार को। ठीक, तथा बुधवार दोपहर 2:10 नई दिल्ली पहुंचती है। नई दिल्ली कब पहुंच रही है, दिल्ली में वो पहुंच रही है 2:10, ये दोपहर में। ठीक है, ये दोपहर में, कौन सा दिन, बुधवार को। ठीक, और यहां पर ये 10:30 को जब निकली थी, ये कौन सुबह का था। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी को केरल से दिल्ली तक पहुंचने में लगा कितना समय है। ठीक है, केरल से निकल रही है रेलगाड़ी 10:30 पर सुबह को। ठीक है, और वो सोमवार को निकल रही है, तो सोमवार के बाद आपका मंगल और बुधवार, बुधवार को पहुंच रही है, 2 दिन बाद पहुंच रही है, तो 2 दिन पहुंच रही है, उसका तो समय लगेगा, एक दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में आपका 48 घंटा हो गया। ठीक है, और ये बुधवार को कितना बजे पहुंच रही है, 2:10 पर, और बुधवार को 10:30, और ये कब पहुंच रही है, 2:10 में, यहां पर बीच में है आपका 12 बजे। ठीक है, तो 12 में यदि 10:30 को हम घटा दें तो ये हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का समय यहां, और यहां 12 में यदि 2 घंटा 10 मिनट को जोड़ दें,
2 घंटा 10 मिनट को, तब जाकर के ये 2:10 होगा। हम इसको जोड़ देते हैं, देखिए 30 और 10 मिनट हो जाएगा आपका 40 मिनट, और 1 और 2 ये हो जाएगा 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा 40 मिनट को जोड़ना पड़ेगा किसमें, आपके 48 घंटा में। तो 48 में 3 घंटा 40 मिनट को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा समय, 48 में 3 घंटा आप जोड़े तो हो जाएगा 51 घंटा 40 मिनट। तो यहाँ पर है 51 घंटा 40 मिनट। यहाँ पर देखते हैं, जी हाँ, ये देखिए बी ऑप्शन 51 घंटा 40 मिनट, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए 25 ऋण 0.25 बटे 0.5 का मान होगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ऊपर में ये घटाने का काम कर लेना है। तो 25 में 25 को हम 25.0 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 में हम 2.25 को जब घटा रहे हैं तो इस प्रकार से होगा। देखिए ये उधार लेगा यहां से, है ना, ये जो शतांश है दशांश से लेगा, दशांश के पास भी कुछ नहीं है तो दशांश जो है इकाई से लेगा। इकाई जब 1 भी देगा ना तो वो 10 दशांश के बराबर होगा, तो ये 10 हो गया। अब ये 10 है, अब ये 10 जब हो गया तो उससे ये ले जाएगा शतांश, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में 5 गया तो हो जाएगा 5। अब ये 10 जो है था, अब 1 दे करके ये हो गया है अब 9, 9 में 2 गया तो हो जाएगा आपका 7। अब ये 1 इकाई दे दिया है तो ये 4 है, और ये 2 का 2, यानी 24.75। जब ऊपर वाले को घटाएंगे तो हो जाएगा 24.75। अब इसमें आपको जो है 0.5 का क्या करना है, भाग देना है। अब क्या करते हैं, यहां पर हम नीचे वाले जो दशमलव संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या में बदलते हैं। तो दशमलव को जब ऐसा हम इधर चलाएंगे तो ये भी दशमलव आगे की ओर ये बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 247.5 और नीचे का हो जाएगा 5। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब इसको हम चाहे तो भाग दे करके इसको सरल कर लें। ठीक है, तो देखते हैं इसको सरल करके, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 24 में 20 गया, बच गया 4, फिर ये हो जाएगा 7 के साथ ये जुड़ करके 47, तो हो जाएगा 5 9 45, 47 में 45 घटेगा तो बच गया 2, और फिर ये 5 के आगे में जाएगा तो हो जाएगा 25। उससे पहले हम दशमलव लिख लेंगे और 5 25 हो जाएगा आपका 25, यानी 49.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर है 49.5। जी हाँ, डी ऑप्शन देखिए 49.5 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें। यहां पर देख रहे हैं क्या पूछा है, यहां पर कि 4327 गुणित 5 6 और उसके बाद लिखा है स्टार, और फिर गुणित 13 गुणित 2 के गुणनफल में इकाई का अंक 8 है, तो स्टार का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इकाई का गुणा कर लें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 सत्ते हो जाएगा 42, 42 में आ गया इकाई में 2। अब 2 में हम कितना का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इकाई अंक क्या है 8 है, तो 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 ही होगा, है ना, तो इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा, बी बराबर 4। ठीक, तो इस तरीके से इसको बना लेना है, कोई विशेष कठिनाई नहीं है इसमें। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है ये पूछा है। यहाँ पर जो चित्र है वो चित्र न तो आयत है न तो वर्ग है ना। यहाँ पर आप देखें तो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा और ये 5 भुजा है। अब इस प्रकार से जब आकृति दे दिया रहता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, तो हमको इसको 2 भाग में बांटना होगा। अब कैसे 2 भाग में हम बांटेंगे, हम बांट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह का बांट लेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमको 2 आकृति मिल गई, 2 आयत मिल गए, एक बड़ा आयत एक छोटा आयत, है ना। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लो और फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, दोनों को फिर जोड़ दो। ठीक है, बड़े आयत में हम देखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई कितना है 8 है और इधर चौड़ाई 5 है, यानी 8 पंचे हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 40 ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का वर्ग यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं छोटे आयत का लंबाई कितना है। लंबाई तो आप बोलोगे कि दिया नहीं है, लेकिन ऊपर वाले का दिया है 8 और यहां से यहां तक का दिया है 5, तो 8 में 5 यदि घट जाएगा तो हो जाएगा 3, और यहां से यहां तक का फिर हमको मान मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई जो छोटे आयत
की जो लंबाई है वो कितना हो गया 3 और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पर आपको दिया है 2, ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 ये वर्ग सेंटीमीटर। फिर हम 40 और 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो सी इसका जो उत्तर ये सही होगा, ठीक है, सी इसका जो विकल्प है ये सही उत्तर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आते हैं हम अनुच्छेद में। अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं। मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु है, आदिकाल से ही वह नई नई वस्तुओं व नए नए स्थानों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहा है। अपनी इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही उसने पृथ्वी पर अनेक स्थानों की खोज की और अनेक आविष्कार किए। साहसिक कार्यों को करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती, चाहे फिर वह बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में साहसिक कार्य कर सकता है। अब देखते हैं प्रश्न को। मानव स्वभाव से ही क्या है, मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु है। सी ऑप्शन देखिए, जिज्ञासु इसमें रहेगा। क्यों, यहां पर लिखा है जिज्ञासु प्रवृत्ति, ठीक है। साहसिक शब्द है, क्या वो संज्ञा है? नहीं, संज्ञा तो नाम को कहते हैं, क्रिया भी नहीं है। क्रिया विशेषण है क्या या फिर विशेषण है? देखिए साहसिक शब्द है, यहां पर साहसिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कार्य के लिए, तो कार्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए कार्य की विशेषता है इसलिए वो विशेषण है। तो साहसिक शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण होगा, ठीक। आयु की कोई सीमा नहीं होती, आयु की कोई सीमा नहीं होती साहसिक कार्य करने के लिए, कि झूठ बोलने के लिए, कि सत्य बोलने के लिए, कि सभी कथन सत्य। देखिए आयु नहीं होती, साहसिक कार्यों को करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक। आविष्कार किए शब्द क्रिया का कौन सा काल है? आविष्कार किए, आविष्कार किए, पहले ही आविष्कार हो गया है, भूत हो गया है, इसलिए ये भी भूतकाल इसका सही काल होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अपने खालिस्तान प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने अनेक आविष्कार किए, तो अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण, ठीक है। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है जिज्ञासु, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें, अगला अनुच्छेद। यहाँ पर पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप किसी पुस्तकालय में एक बार चले जाएं तो वहां की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए ललायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है, ज्ञानवर्धन करता है। और दूसरी, अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है, जो हमें सब सदुपदेश देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में अधिक धन खर्चा होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है। इस प्रकार से है, पुस्तकालय मनोरंजन का क्या है, सुलभ और सस्ता साधन है। यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है, ये है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। रुचि शब्द से बना विशेषण है, तो रुचि शब्द से क्या बना है, तो यहां पर देखते हैं रुचिकर, अरुचि, प्रवृत्ति, रोचकता। देखिए यहां पर तो रुचि शब्द है नहीं, यहां पर भी रुचि शब्द है नहीं, है ना। अरुचि उसका विलोम शब्द है, तो रुचि शब्द से बना विशेषण है रुचिकर, ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें कि ज्ञानवर्धन का अर्थ है, ज्ञानवर्धन का अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाने वाला, ठीक है, ज्ञान बढ़ाने वाला, ठीक। अवकाश के समय हमारा सच्चा साथी है, अवकाश के समय हमारा सच्चा साथी है पुस्तकालय। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है पढ़ने में, रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश में सच्चा साथ देने में, या उपदेश और मनोरंजन के रूप में अमानवीय बुराइयों को उभारने में। नहीं नहीं, ये योगदान नहीं है इसका। ये ऑप्शन में देखें तो ये सही है, क्योंकि योगदान नहीं है पुस्तकालय का, इसमें अमानवीय बुराई को उभारने में योगदान नहीं होता। बाकी आपकी पढ़ने में रुचि उत्पन्न करेगा, अवकाश में सच्चा साथी के रूप में रहेगा, और उपदेश और मनोरंजन तो देता ही है, ठीक है। अनुच्छेद तीसरा को देखिए। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है, मनुष्य सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। इस श्रेष्ठता का कारण है कि मनुष्य के पास सोचने विचारने की बुद्धि होती है, भावना, कल्पना व दृढ़ता के लिए मन होता है, सुख दुख के भाव से ऊपर आनंद में लीन रहने वाली आत्मा होती है। चलने और दौड़कर आगे बढ़ने के लिए दो मजबूत पैर होते हैं, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए दो हाथ होते हैं। वह इन सभी का उचित उपयोग करना भी जानता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। तो ईश्वर की जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो है मनुष्य, ए ऑप्शन इसका सही होगा।
भावना और कल्पना के लिए मनुष्य के पास है। मनुष्य के पास क्या है, यहाँ पर देखिए भावना और कल्पना के लिए, मनुष्य दृढ़ता के लिए मन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, मन। सृष्टि का अर्थ वही है जो संसार का है। ठीक है, संसार को भी सृष्टि कहा जाता है। ठीक, आनंद का विलोम शब्द है शोक। आनंद का विलोम शब्द होगा शोक। मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण है उसकी बुद्धि। उसकी बुद्धि यहाँ पर है मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण। इस श्रेष्ठता का कारण है कि मनुष्य के पास सोचने विचारने के लिए बुद्धि होती है। ठीक है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा बुद्धि। ठीक, अगला हम देखें, मजदूर मक्खियां अपने समूह का सारा काम करती हैं। इनका शरीर छोटा और भुर्तीला होता है। इनके शरीर से ही मोम निकलता है जिससे ये छत्ते बनाती हैं। छत्तों में रानी मक्खी के रहने और अंडे रखने का अलग प्रबंध रहता है। छत्ते के एक भाग में शहद भरा होता है। यह सारी व्यवस्था मजदूर मक्खियां ही बड़े अच्छे ढंग से करती हैं। ये नन्ही मक्खियों को खिलाती पिलाती हैं, घर बनाती हैं और उसकी सफाई भी करती हैं। यहाँ पर जो शब्द आया है समूह, मजदूर मक्खियां अपने समूह का सारा काम करती हैं, तो यहाँ पर समूह का अर्थ क्या होगा, दल से है। ठीक है, मजदूर मक्खियों का शरीर छोटा और फुर्तीला होता है। यहाँ पर है शरीर छोटा और फुर्तीला होता है ना। सारा उत्तर आपको यहाँ अनुच्छेद में ही मिल जाएगा। कुछ उत्तर जो है व्याकरण से संबंधित होते हैं, उसको जो है आपको देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर मधुमक्खियां छत्ते बनाती हैं तो अपने शरीर से निकलने वाले मोम से ही, यहाँ पर है छत्ते बनाती हैं, इनके शरीर से ही मोम निकलता है। ठीक, सफाई संज्ञा का कौन सा प्रकार है, सफाई। यहाँ पर हम देखें तो सफाई जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आप संज्ञा पढ़े होंगे तो इस चीज को जानते होंगे। ठीक है, मधुमक्खियों के छत्ते में क्या भरी होती है, मधुमक्खी की छत्ते में शहद भरी होती है। यहाँ पर शहद इसका सही उत्तर होगा। तो आशा है आप सभी को सभी प्रश्न के हल मालूम हो गए होंगे। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल आंसर में।